नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और ये है मेरी सहयोगी आशमी शेख। आज हम दोनों आपसे कई सारे मुद्दों को लेकर डिस्कशन आपके सामने रखने वाले हैं, जिसपे कई सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और क्या कुछ आज पूरे दिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट रहा है, क्या बड़ी खबरें रही हैं, इसको लेकर आपको विस्तृत जानकारी देंगे। सबसे पहले जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो ये कि यूपी में किस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं जब से रिजल्ट आए हैं उसके बाद से, कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा दिया जाएगा। एक चर्चा ये भी चल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ हार के बाद खुद को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि उनकी वजह से ऐसा हुआ है। बैठकों का भी दौर देखने को मिला। दिल्ली से जब सीएम योगी आदित्यनाथ आए तो उसके बाद उन्होंने यूपी में एक बैठक भी रखी, जहां पर तमाम मंत्रियों को बुलाया, उनसे चर्चा की, हार को लेकर समीक्षा की और पूरी समीक्षा का जो दौर है वो शुरुआत से ही हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। और आज भी हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में पहुंचते ही मीटिंग की और उस मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम मंत्रियों को बुलाया, उनसे ये जानकारी ली कि आखिर चूक कहाँ हो गई। इसके अलावा संगठन मंत्री जो है वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे, अधिकारियों से पहले ही मीटिंग की थी इलेक्शन के बाद ही, और आज भी ये चर्चा हुई है। इसके साथ ही जो बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है यूपी को लेकर, क्योंकि यूपी की सीटें अगर देखा जाए तो बीजेपी ने बहुत ज्यादा हारी है। तो यूपी, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि देश की राजनीति तय करता है, ये कह सकते हैं कि मेजोरिटी ही हार गई है। हाँ, मेजोरिटी हार गई। तो एक डिस्कशन इसको लेकर हो रहा है कि योगी को क्या उनके पद से हटाया जा सकता है। और सीएम केजरीवाल का बयान आपको याद होगा, जब उन्होंने एक बयान दिया था इलेक्शन से पहले कि अगर बीजेपी की बहुमत की सरकार बनती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके पद से बीजेपी हटा देगी। उसी तरह से जैसे शिवराज सिंह को हटाया, उसके बाद ये चर्चा हुई कि लोगों के मन में ये मैसेज गया, और खास तौर पर अगर देखा जाए राजपूत समाज के लोगों के मन में, कि योगी को हटा दिया जाएगा, जिस बात से उनके मन में आया कि अरे ये तो गलत हो रहा है, और उन्होंने वोट नहीं किया, इस वजह से यूपी बीजेपी हारी। तो क्या कुछ और डेवलपमेंट जो देखने को आपको मिल रही है, आपको क्या लग रहा है कि और कुछ? मैं यूपी से ही जुड़ी एक और खबर बताना चाहूंगी, जिसमें आप नेता जो संजय सिंह है उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या वासियों को ही अब बीजेपी जो है गाली दे रही है और ये बोल रही है कि अब हिंदू जो है उनके पक्ष में नहीं है। तो इसको लेकर संजय सिंह का एक बड़ा बयान ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर अयोध्या में बीजेपी नहीं जीत सकी है तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि अब वो हिंदुओं के लिए भी ये चीज बोल रहे हैं कि उनके पक्ष में नहीं है ये सारी बातें। तो वो ये कह रहे हैं कि अब तो बीजेपी हिंदुओं को भी नहीं बख्श रही है, क्योंकि रामलला, उनका ये कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर स्थापित किया गया तो उनको पूरा श्योर थे कि उनको क्लीन स्वीप अयोध्या में मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सपा का जो कैंडिडेट था वो वहां से जीत गया और बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो वहां से हार गया। तो इसीलिए वो ये बोल रहे हैं कि जो अयोध्या वासी है उन्होंने डेमोक्रेसी को देखते हुए उन्होंने वो एक सोशल मीडिया पे लाइन काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि यूपी वाले जो है वो अंधभक्त नहीं है बल्कि वो राम भक्त हैं। उन्होंने ये बोला है कि वो राम भक्त हैं और उन्होंने विकास पर वोट दिया है, और इस बात से बीजेपी काफी खफा नजर आ रही है। खासकर अगर यूपी में किसी पर्टिकुलर सिटी की अगर बात करें तो वो अयोध्या वासियों से काफी ज्यादा खफा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, एनडीए की कल जो बैठक हुई थी उसमें भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट देखने को मिला। एक क्लिप यास्मीन आज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ज्यादा, जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी जो है वो सीएम योगी की पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन एक और क्लिप और उसमें कोट भी किया जा रहा है कि 3 बार उन्होंने पीएम ने सीएम की जो पीठ है वो थपथपाई है। लेकिन उससे पहले एक और क्लिप वायरल हुई थी जिसमें ये देखने को मिला था कि सीएम योगी को कहीं ना कहीं पीएम मोदी इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद एक और वीडियो आया, तो उसको लेकर भी चर्चाएं बहुत हो रही हैं। अब 2 वीडियो है तो 2 तरह की चर्चाएं। चर्चा एक ये हो रही है कि इग्नोर किया तो मतलब एक उस बात को बल मिल गया कि क्या सीएम योगी से नाराज हैं, मुख्यमंत्री से उनका गुस्सा देखने को मिल रहा है, इस वजह से उनको इग्नोर किया पीएम ने, या फिर इसके पीछे का एक होता है कि हम कैजुअली निकल के जा रहे हैं, नहीं ध्यान दिया, वो वाली बात होती है। तो डिस्कशन इसको लेकर हो रहा है। दूसरी बात है कि अगली वीडियो आई उसमें शाबाशी देते हुए नजर आ रहे हैं कि पीठ थपथपा रहे हैं। तो लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, कि नाराज हैं या प्यार है, ये क्या है। हाँ, तो अब ये जो यूपी की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत कुछ अभी चल रहा है, और बहुत जाहिर सी बात है कि यूपी में 33 सीटें सिर्फ बीजेपी को मिली हैं। तो ऐसे में इस तरह की चीजें बहुत सिंपल सी बात है कि देखने को मिलेंगी। अगर देखा जाए यूपी में जो 2 लड़कों की जोड़ी है उसने कमाल किया, राहुल और अखिलेश। हाँ, तो उनकी जोड़ी ने इस बार बहुत कमाल किया। तो उसका कहीं ना कहीं अब मंथन चल रहा है कि हमने क्यों नहीं कर पाया। अब राहुल और अखिलेश को लेकर भी एक खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि वो अब विधानसभा का चुनाव भी है वो साथ में लड़ेंगे, क्योंकि उनकी जो जोड़ी है वो कमाल
कमाल कर गई है, देखा जाए तो यूपी के दो लड़कों की जोड़ी जो है वो कमाल कर गई है। लेकिन अब मुद्दा ये आ गया है कि राहुल गांधी जो है वो वायनाड से भी चुने जा चुके हैं और रायबरेली से भी चुने जा चुके हैं, पर अब राहुल गांधी को ये फैसला लेना होगा कि वो रायबरेली से अपना जो प्रतिनिधित्व करेंगे या फिर वो वायनाड से करेंगे। लेकिन अब ये यूपी के गलियारों में ये सवाल आ रहा है और लोग भी चाहते हैं यूपी के कि राहुल जो है वो रायबरेली सीट को चुने और वो चाहते हैं कि वो साथ में मिलकर जो है विधानसभा चुनाव भी लड़े। और वो ये चाह रहे हैं क्योंकि इसे मेरे को मतलब मिली जानकारी के अनुसार ये भी है कि धन्यवाद यात्रा निकाल रही है यूपी में कांग्रेस पार्टी, तो वो ये चाह रहे हैं कि धन्यवाद यात्रा में भी राहुल गांधी रहें और रायबरेली में भी एक स्टॉप रखें कि वो धन्यवाद यात्रा रायबरेली में भी जाए। और वो ये चाह रहे हैं कि वो जो प्रतिनिधित्व वो करें वो रायबरेली से करें और वो चाहते हैं कि वो सीट वो रखें। हाँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक बड़ा जो है आया है, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले देखा जाए कांग्रेस के लिए तो ये माना जाएगा कि बड़ा सेलिब्रेशन का रीजन रहा है, बहुत कि बड़ा एकदम से उछाल मारा और बाकी कहाँ खत्म होने की कगार पर थे, आपको बड़ा ट्रोल किया गया और इस बार आपकी स्थिति काफी बेहतर हुई है। इसके साथ ही देखिए ये चीज भी हमने देखी कि राहुल गांधी का रायबरेली में कहा जा रहा था कि ठीक है वहां तो असमंजस की स्थिति थी, लोग कह रहे थे जीतेंगे नहीं जीतेंगे, दोनों तरह की चीजें। लेकिन अमेठी का अगर आप देखें वहां कुछ ऐसा देखने को मिला जो लोगों ने नहीं सोचा भी नहीं था। स्मृति ईरानी वहां से हारी और जब एक लोकल जो कार्यकर्ता हैं जो उन्होंने जीत दर्ज करी, किशोरीलाल शर्मा उनका नाम है, प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और उसके बाद इतनी बड़ी हार जो शायद स्मृति ईरानी भी नहीं सोची होगी कि वो अमेठी हार जाएंगी, क्योंकि उन्होंने तो अपना घर बना लिया था। बिल्कुल। और देखिए इसके अलावा एक और जो खबर आजकल चल रही है जिसको लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा हो रही हैं, प्रशांत किशोर को लेकर, कि उन्होंने एक प्रेडिक्शन की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस बार बीजेपी को अच्छी मत मिलेंगे, 400 पार की बात उन्होंने कही थी। जिसके बाद अब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपने तो ऐसा बोला था लेकिन वो चीज नहीं हो पाई, तो मतलब आपकी प्रेडिक्शन, आपकी भविष्यवाणी झूठी निकल गई, आपकी बात सच नहीं निकली। उसके बाद प्रशांत किशोर ने इस पर बोला कि 20% उनकी बात गलत निकली लेकिन 80% उनकी बात सही निकली। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की बात जो उन्होंने बीजेपी के लिए कही थी उतनी सही नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि उसका फायदा जो है उसमें प्रशांत किशोर ने ये भी बोला है, ये भी बयान दिया है कि जब एक उन्होंने नारा निकाला 400 पार, तो वो ये बोलना चाह रहे थे कि 400 पार क्या, इससे पहले जो बीजेपी ने नारा निकाला था कि महंगाई हटाएं और बीजेपी को लाएं, तो उसमें प्रशांत किशोर ये कहना चाह रहे हैं कि उनको वो दर्शकों को ये बोलने में सक्षम रहे कि महंगाई अगर हटानी है तो बीजेपी को लाना जरूरी है। तो अब जो उनका नारा रहा 400 पार, इसमें कहीं हद तक ये चीज आ गई कि अरे 400 पार तो हो ही रहे हैं, शायद हमारी जरूरत नहीं है और हमारा इसमें क्या फायदा है। इससे पहले का जो नारा महंगाई हटाओ बीजेपी को लाओ, तो इसमें उन्होंने बोला कि हाँ, इसमें लोगों को समझ में आया कि अगर महंगाई हटानी है तो बीजेपी को लाना जरूरी है। देखिए एक मीडिया इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा था कि उन्होंने भविष्यवाणी जो की थी वो गलत साबित नहीं हुई है। उनसे ही सवाल पूछा गया था कि 2019 में 303 सीटों के आंकड़े के बराबर या उससे ज्यादा सीट बीजेपी ला सकती है, ये उन्होंने कहा था। और कांग्रेस जो है वो 100 से कम सीटें जीतने में संभव हो पाएगी, जो कि सही भी है। 99 अगर देखा जाए तो 100 से कम ही है। किसी की भी बात नहीं होती, क्योंकि वो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उन्होंने भी अपनी चीजों को रख के गणित लगाया और कई बार वोटर साइलेंट होते हैं। तो ये उनका जो जवाब आया उसमें उन्होंने कहा कि इसमें कोई गड़बड़ी या फिर कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी गलत हो सकता है। अखिलेश यादव जो कि इस चुनाव में हीरो बनकर उभरे हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री कहा जा सकता है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो उन्होंने ये कहा था उस समय कि उनकी जो पार्टी है वो अच्छा प्रदर्शन करेगी, पर नहीं कर पाए। तो क्या उनकी पॉलिटिकल समझ पर सवाल खड़े हो जाएंगे इस बात पे, या फिर ये कह देंगे कि उनको पॉलिटिकल समझ नहीं है? तो एक प्रेडिक्शन जो है वो की गई थी उनका, जो कि ज्यादा हद तक जो था, मेजोरिटी ऑफ द प्रेडिक्शन इज राइट, जो और कुछ 20% जो वो कह रहे हैं कि वो कहीं हद तक थोड़ा प्रेडिक्शंस हैं, भविष्यवाणी है, सही भी हो सकती है। ज्यादातर तो वो ये कह रहे हैं, ज्यादातर जो मैंने प्रेडिक्शन की थी वो सही ही है। अब इस बीच जो है जेडीयू नेता है केसी त्यागी, उनका बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वो कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को पीएम पद का योग्यदार बनाने के लिए उन्हें ये पद ऑफर किया गया। इंडिया गठबंधन ने पद ऑफर किया
नीतीश कुमार को कि आइए हमारे साथ अपनी सीटें लेकर आइए और हम आपको इंडिया गठबंधन से हम आपको पीएम बना देंगे। और ये जो उनका बयान है इतना वायरल हो रहा है और सवाल खड़े हो रहे हैं। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो शायद इतने ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं कि पलटू राम के नाम पर वो वायरल हो रहे हैं, तो इस पर उनका दावा ये है कि अगर उन्हें पलटना होता तो शायद वो पलट चुके होते, क्योंकि उनको पीएम पद का जो उम्मीदवार के तौर पर जो इंडिया गठबंधन देख रही थी, उनको ये पद उन्होंने हाथों में उनको दिया कि आप आइए और पीएम बन जाइए। इसमें आप क्या सोचते हैं आकांक्षा? बिल्कुल, देखिए क्योंकि यास्मीन एक चीज इसमें और देखने को मिली कि सोशल मीडिया पर, क्योंकि अब देखिए चुनाव इस बार का अगर देखा जाए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था कि पूरे चुनाव में कई तरह की चर्चाएं हुई। ईवीएम को लेकर शुरुआत में बहुत बोला गया, लेकिन अब एंड आते आते सब शांत हो गए। ईवीएम को लेकर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कोई ईवीएम से अब सब खुश हैं, सब खुश हैं, कोई ईवीएम हैक नहीं हुआ है, एवरीवन इज हैप्पी। लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की मीटिंग में बोला भी था कि ईवीएम मर गई है, जिंदा है। और लेकिन अब जब आप केसी त्यागी का बोल रहे हैं कि उन्होंने ये बात कही, तो क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि उनको लेकर नीतीश कुमार को लेकर अक्सर ये बोला जाता है कि वो पलटू राम है, उनके लिए ये शब्द बोला जाता है। जैसे बोला जाता है नीतीश कुमार सबके हैं, पोस्टर तक लगवा दिए गए थे। तो इलेक्शन का जब रिजल्ट आया, तो जब ये पता चला कि बीजेपी बहुमत में नहीं है और उनका जो नीतीश कुमार का है, पता ही है सबको कि क्या उनका बिहेवियर पुराना रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक में जिस तरीके से ये क्लियर कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी वो रहेंगे पीएम आगे भी, और वो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, आगे तक वो उनके साथ ही रहेंगे, तो उसके बाद चीजें काफी कुछ क्लियर हुई। और अब ये जो चीज सामने आई है केसी त्यागी वाली, तो अब जो है ना कि लोग जो लगातार मीम बना रहे थे, तो शायद उस पे अब फुल स्टॉप लग सकता है। अच्छा, ये होने के बाद भी उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस बार क्या किया कि हम पिछली बार जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, लेकिन इस बार माफी मांगी थी। हाँ, माफी मांगी थी, उस गलती को वो नहीं दोहराना चाहते थे। एक और चीज में यास्मीन मैंने देखी थी कल, जब एनडीए की बैठक चल रही थी, उस समय नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए जब पहुंचे, तो वो झुके उनके पैर छूने के लिए, तो वो वीडियो क्लिप भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। पीएम मोदी के, लेकिन नीतीश कुमार पैर छूने दिए, और उसके बाद इससे ये पता चलता है कि एनडीए का उनके साथ अच्छा खासा तालमेल बैठ रहा है, और ये चीजें नहीं होने वाली हैं, जो कि लोगों को लगातार लग रहा था कि नीतीश कुमार के ऊपर चीज आ गई। अब देखिए दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की अगर बात की जाए, टीडीपी 16 सीटें उनके पास है, 12 सीटें नीतीश कुमार के पास है। चंद्रबाबू नायडू जो है वो साइलेंट होके वायलेंट रहते हैं, ठीक है। नीतीश कुमार का ये कि वो थोड़ा एक लोगों के बीच एक फनी, क्योंकि उनका जो एक्सेंट भी है, उनका जो बिहेवियर भी रहा है आगे, तो एक मीम का कारण बन गए और बहुत ज्यादा वायरल हुए इस वजह से कि वही नीतीश सबके। और इसे तेजस्वी यादव भी काफी ज्यादा वायरल हो रहे थे अपने बयानों को लेकर कि अरे चाचा से ही उम्मीद नहीं थी, चाचा तो पलट जाएंगे। हाँ, तो ये चीज है कि मतलब पूरा इलेक्शन जो इस बार का है बहुत इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग, और अभी भी जो चीजें हैं वो चल रही हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हर दिन नया नया कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक और चीज हमने देखी कि बीजेपी की जो प्रत्याशी रही कंगना रनौत, जो कि अब सांसद बन चुकी हैं, उनके साथ थप्पड़ कांड भी हुआ है। थप्पड़ कांड हुआ है, उस थप्पड़ कांड में भी हमने देखा कि उनको थप्पड़ पड़ा था, जिसके बाद काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। जो सीआईएसएफ की जवान थी, उनका ये कहना था, कुलविंदर कौर उनका नाम है, उनका ये कहना था, जब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे थे और एक कंगना का बयान जो था उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला था, कुछ विवादित एक बयान दिया था उन्होंने, जो हम अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बताना चाहेंगे, तो उस पर उन्होंने बोला है कि मेरी माँ भी, वो जो सीआईएसएफ की जवान थी, उन्होंने बोला कि मेरी माँ भी उस वक्त वहीं थी जब कंगना रनौत का ये बयान आया था। तो उससे वो काफी ज्यादा गुस्साई हुई थी। जब सिक्योरिटी चेक हो रहा था कंगना रनौत का, तो उन्होंने बिना सोचे समझे उस गुस्से में अपनी माँ का चेहरा उन्होंने याद करते हुए उनको थप्पड़ जड़ दिया। अब इसी बीच जो है शिरोमणि अकाली दल की जो सांसद है भटिंडा से हरसिमरत कौर, उनका ये बयान सामने आया है कि अगर ऐसा बोलोगे तो ऐसा तो होगा ही। तो अब एक महिला का, आकांक्षा में ये बोलना चाहूंगी, एक महिला का अगर इस तरीके का बयान आता है दूसरी महिला के ऊपर, जो जिनको थप्पड़ मारा गया हो, और दूसरी महिला सांसद जो बोलती हैं दूसरी एक महिला सांसद पर, जो लोकतांत्रिक, अगर हम डेमोक्रेसी का एक चीज देखें, लोगों से चुनकर वो लोग आए हैं, लोगों की पसंद से वो लोग आए हैं, भले ही अगर कंगना है, भले ही हरसिमरत कौर हैं, तो एक महिला सांसद दूसरी महिला सांसद को लेकर अगर ये कहती हैं कि अगर ज्यादा बोलोगी तो ऐसा होगा ही। तो ये बिल्कुल बहुत इस तरह का बयान है जिसको लेकर अब लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हालांकि कंगना के जो हेटर्स है उसको सही मान रहे हैं, पर अगर देखा जाए एक महिला के साथ इस तरीके की अगर चीज हो रही है तो वो कहीं से कहीं तक एक्सेप्टेबल नहीं है,
कि आप सांसद बनी है वो, और ये बहुत सिंपल बात है कि लोगों ने उनको चुना है, लोगों के मतों से चुनकर वो उस पोजीशन पे आज पहुंची है। चाहे किसी को पसंद हो ना हो, लोगों की पसंद है। और इस बार तो ईवीएम पे भी क्योंकि सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं, तो ये भी आप नहीं कह सकते कि ईवीएम हैक हुई है या जो भी है। विपक्ष अगर सवाल नहीं खड़ा कर रहा तो फिर बहुत सिंपल सी बात है कि इस चीज को नहीं इस तरीके से बोला जाना चाहिए। लेकिन हमने देखा यास्मीन की कुछ टाइम से पॉलिटिकल लेवल जो है ना लोगों का बहुत डाउन होता है। हाँ। कि भाषा की मर्यादा नेता इस समय नहीं रख रहे हैं, जैसे कि पहले हुआ करती थी कि बयानबाजियां होती थी पहले भी, जैसे कि संसद में भी बहुत ज्यादा पुराने हमारे नेताओं के जो बयान हैं, चाहे वो सुषमा स्वराज हो और चाहे वो लालू यादव हो और भले ही वो ममता बनर्जी हो, बट उनका जो पुराने संसद में बयान अब वायरल होते हैं, उस टाइम पर अगर हम कमेंट सेक्शन को देखेंगे तो उसमें लोग यही बोलते हैं कि कितना सभ्य है। हाँ, बहुत ही कितना ज्यादा सभ्य नजर आ रहा है, उनका लहजा देखो, उनका तरीका देखो, बात करने का तरीका। आपने बात अपनी पूरी कर दी, लेकिन एक बहुत ही सही तरीके से, जिसमें आपको ये नहीं कहा जाएगा कि ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए, आपत्तिजनक चीजों में नहीं इस्तेमाल करने की जरूरत थी। लेकिन आज के समय ऐसा हो रहा है कि जनता को भाषण दे रहे हैं नेता, और कुछ भी मुंह से निकल रहा है उनका ये हो रहा है कि हमें अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है, और वो निकाल रहे हैं। जो शब्द यूज कर सकते हैं, जितना ज्यादा बोल सकते हैं वो उतना बोल रहे हैं। उनको लग रहा है चाहे मीडिया के थ्रू हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वही चीज है, तो उसमें वो अपना जो भी गुस्सा है वो निकाल रहे हैं। तो ये जो पूरा हमने अभी डिस्कस किया, ये पूरा पॉलिटिकल डिस्कशन जो हमारा चल रहा है वो इलेक्शन से कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमता हुआ है, क्योंकि इस समय जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई है कि बीजेपी यूपी में क्यों हारी, या फिर योगी को लेकर बात कर लें, दिल्ली की अगर बात करें तो वहां बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट यही है कि वहां पे लगातार, अभी कल का जो देखा जाए तो एनडीए की बैठक थी, आज अगर देखा जाए तो मंथन लगातार चल रहा है, बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, संगठन लेवल पे मंथन कर रही है, अपने तमाम जो मंत्री है उनको बुला के मंथन कर रही है। कहा ये भी जा रहा है कि कुछ मंत्रियों को बदला जाएगा। इसके अलावा मोदी कैबिनेट को लेकर भी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि कौन होने वाला है मोदी कैबिनेट में मंत्री, किसको क्या जगह मिलेगी, कौन सा मंत्री इस बार मोदी के साथ होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। इस पर हम आगे और डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल जो हमने आपको जो मेन पॉइंट्स अभी चल रहे थे वो हमने बताए। मोदी कैबिनेट में क्या क्या संभावित चेहरे होने वाले हैं इसको लेकर भी हम आपको बताएंगे। जो शाम को एक और वीडियो करेंगे उस पर हम आपको ये पूरी विस्तार से जानकारी देंगे मोदी कैबिनेट को लेकर। तो फिलहाल आपको ये जानकारी हमारी कैसी लगी ये जरूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका जो भी रिस्पॉन्स आता है वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए। नमस्कार।